जैसे भाजपा का नारा था ना, घर घर मोदी, आज की डेट में इनका नारा बदल देना चाहिए। इनको कहना चाहिए घर घर अंबानी, घर घर अडानी। अडानी को गाली दे रहे हैं, अंबानी को गाली दे रहे हैं। हाँ। ये उद्योग नहीं, आलोचना वही ये कहाँ से आए और कब पैदा हुए? इनको मोदी जी ने पैदा किया। MRP पूंजीपतियों का मामला है और MSP किसान का मामला है, वो जनता से जुड़ा हुआ मामला है। आप उसको क्यों नहीं करेंगे? कम से कम भाजपा सरकार की है ना वो कि अध्यादेश ला की गुलर भोज बचाया, आज इनको पट्टा दिया। इन्होंने एक किसी मोहल्ले को पट्टा दिया हो अपनी 10 साल की सरकार में। हम जब उद्योगपतियों की सरकार कहते हैं और लोगों की बात करते हैं, तो ये सरकार आम आदमी की सरकार ही नहीं है। ये क्या गारंटी है कि आप प्रीपेड मीटर लगा देंगे तो 4 रुपए यूनिट पे ही बिजली का बिल जाएगा? अगर ये गारंटी है तो जनता लगवाने को तैयार है। मेरे साथ सीधे सीधे फ्रेम में आप देखना चाहेंगे आज तिवारी जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और किच्छा से आप प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा बीच में आप देख पाएंगे CPI ML के वरिष्ठ लीडर हैं, वामपंथी विचारक हैं, एडवोकेट हैं अमनदीप कौर जी, और इधर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्र भुल्लर जी। तो तीनों ही लोग आज पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि चुनाव का जो आखिरी दौर ये चल रहा है, इसमें किस तरीके की ताकत झोंकी जा रही है और किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता का अपने पक्ष में बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुद्दे विहीन एक तरीके से चुनाव लग रहे थे हमको, लेकिन अब चूंकि अंतिम दौर है प्रचार का, क्या कुछ महसूस कर पा रही है? आज जब नगर निगम चुनाव अपने अंतिम परिणति की ओर बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन एक दौर में एक पक्षीय नजर आ रहा था, आज मुद्दों के सवाल पर खड़ा हो रहा है। वो प्रीपेड मीटर का सवाल हो या G20 के दौरान जिन दुकानदारों को उजाड़ा गया था उनका सवाल हो, या मजदूरों का सवाल हो, या हम देखें कि सड़क और नाली का सवाल तो नगर निगम का एक मुख्य सवाल होता है। हम देख रहे हैं कि ये जो लेक पैराडाइज के सामने एक शिवनगर रोड है, उस रोड को हमने देखा कि 10 साल नगर निगम पे भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय का रोड शो था तो रातों रात उसको चमकाने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर जब हम निगम का चुनाव कर रहे हैं या वोट देने की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो हमारे लोकल सवाल हैं, बड़े राजनीतिक मुद्दों के अलावा जो लोकल जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे हावी रहने ही चाहिए। जी, मुद्दे हावी रहने चाहिए और बिना मुद्दों के चुनाव नहीं होना चाहिए। अंतिम दौर में प्रचार है, किस तरीके की ताकत पार्टी लगा रही है इस समय? पार्टी पूरी ताकत के साथ, प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ इस चुनावी समर में है। और उसका नतीजा है कि जहां पर चुनाव को एक तरफा माना जा रहा था, जहां पर भाजपा के नेता कह रहे थे कि विपक्ष मरा हुआ है, वहां पर आज देखिए कि क्या माहौल है। ये तमाम मुद्दों की बात है और इसलिए है, जैसे बताया प्रीपेड मीटर का मुद्दा है, जैसे बताया कूड़े के ढेर हैं, जैसे बताया कि सड़क को रातों रात मुख्यमंत्री के रोड शो से पहले लिपापोती करी गई। तो यही इनका पुराना मॉडल है कि गड्ढों को ये भरते नहीं है, ऊपर से ढकने का प्रयास करते हैं और जनता इस बात को समझ चुकी है। ठीक है, जो विपक्ष का आरोप है, जो वामपंथी चिंतकों का आरोप है, उन आरोपों को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं इस चुनाव में? रुपेश भाई, सुमित्र भाई भी कह रहे थे और मैडम भी कह रही थी जी कि अभी जहां हम लोग खड़े हैं और इसके सामने रोड की बात करें तो थोड़ा आगे बढ़ जाएं। जो 20 साल से गंद था, कांग्रेस भी सत्ता में रही, सब सत्ता में रही, लेकिन भाजपा का जब मेयर बना और भाजपा ने ही वो गंद खत्म किया। आज ट्रांजिट कैंप में जो चल पा रहा आदमी, नहीं तो 12 महीना वहां जाने लायक नहीं था। अभी सुमित्र भाई कह रहे थे कि कूड़े की बात, तो कूड़ा कहाँ गया किसी को पता नहीं। कूड़ा खत्म भी हो गया और बहुत बढ़िया वहाँ पार्क बन गया। तो बिल्कुल हमने काम किया है, इसलिए दोबारा तिबारा हमें जनता चुन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल ट्रिपल सरकार है हमारी, और काम करके दिखाया ना। रुद्रपुर की चिंता बिल्कुल की है पार्टी ने। रुद्रपुर के अगल बगल देखिए कितना अच्छा बाईपास बन रहा है, रुद्रपुर की रोडें देखिए। अभी आप लोगों ने, आप कह रहे थे कि रोड बन नहीं रही है, आप ही ने कहा था कि बनी हुई रोड बना रहे हैं। तो हम तो इतने तक जा रहे हैं कि थोड़ा सा भी गड्ढा हो जा रहा है उसको भी ठीक करा रहे हैं। तीसरा टर्न हो गया, अगर ये कुछ नहीं कर रहे होते तो जनता इन पर बार बार क्यों यकीन कर रही होती? ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जनता उनके साथ नहीं खड़ी है? जनता उनके साथ नहीं खड़ी है इस चुनाव में, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं। और ऐसा अगर उसकी भूमिका की बात करें तो हर बार भाजपा का क्या मॉडल है कि मौके पर आकर पहले एक आदमी को आगे करना, उसके बाद मौके पर आकर उसका टिकट काट के एंटी इनकम्बेंसी को काटने का प्रयास करना, दूर करने का प्रयास करना। ये बार बार नए नए प्रपंच रचकर नए नए चेहरों को आगे लाकर प्रयास करते हैं और इनका सिंपल एजेंडा है। आज इस सेंट्रिक चुनाव की बात करें आप, इस सेंट्रिक चुनाव में भाजपा के मेयर प्रत्याशी को, भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को कहीं ये मैं कहते हुए नहीं सुन रहा हूं कि अगर वो बनेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या विजन है।
वो किस दिशा में शहर को ले जाएंगे, वो शहर में नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए क्या नए कार्य करेंगे, क्या नई उनकी पॉलिसी होगी। बड़ा सवाल ये आता है कि वामपंथी हाशिए पर हैं इस चुनाव में, वामपंथियों की अपनी क्या भूमिका चल रही है, और जो आपका अलायंस बना था आम चुनाव में, क्या वो अलायंस कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव में भी? निश्चित तौर पर लोकतंत्र पे जिस हमले की हम बात कर रहे हैं वो हमने इस नगर निगम चुनाव में भी देखा कि अगर मेयर के प्रत्याशी बड़े बड़े भगवानों की बात करते हैं या यहाँ मौजूदा विधायक गोल टोपी की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के भीतर वो सांप्रदायिकता को फिर हावी करने की कोशिश है। और वामपंथी होने के नाते या हम कहेंगे कि लोकतंत्र पे जिस हमले को हम लोग देख रहे थे या संविधान को जिस तरीके से खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उस साजिश को महसूस करते हुए हम लोगों के बीच फिर जा रहे हैं कि आपका क्षेत्र एक गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बचा के रखिए। जी, जो चुनावी समर चल रहा है उस चुनावी हवा में भाजपा एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के कार्ड को खेलना चाह रही है, ऐसा दोनों विपक्षियों का आरोप है। और आप रुद्रपुर की फिजा में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में ही आप बड़े भगवानों की बात आपके कैंडिडेट कर रहे हैं, गोल टोपी की बात कर रहे हैं, इससे भाजपा आखिर कब उबर पाएगी? कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम चुनाव कभी किया ही नहीं जी। ये कांग्रेस के लोग और ये वामपंथी सपा बसपा ये लोग करते हैं। तो ये मनगढ़ंत बात है इनकी क्या? बिल्कुल, कहीं आप दिखा दीजिए कि किसी ने गोल टोपी इस नगर निगम चुनाव में कहा हो या कहीं बड़ा भगौना कह दिया। बड़ा भगौना किस ढाबे पे नहीं बनता है, अगर कोई भगौने की बात भी तो होगी भगोने से दिक्कत क्या नहीं है? तो मेरे को तो नहीं लगता आपके मेयर प्रत्याशी को भगोने से आखिर क्या परेशानी होगी? मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है, न मेरी जानकारी में है। अमन जी, आपने कहां पर वो स्टेटमेंट सुना जहां गोल टोपी की बात आई या बड़े भगोनों की बात आई? विवेकानंद जी के जन्मदिन पे कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में मेयर के प्रत्याशी जो भगोनों की बात कर रहे थे, बड़े भगोनों की बात, और यहाँ ट्रांजिट कैंप में यहाँ मौजूदा विधायक गोल टोपी की बात कर रहे थे। बिना नाम लिए आपने टोपी का इशारा कर सीधे सीधे एक समाज को, एक वर्ग को इंडिकेट कर दिया, ऐसा आरोप है। गोल टोपी तो हिमाचल और पहाड़ के लोग लगाते नहीं है गोल टोपी। और एक दूसरी बात देखिए, ये बहन जो कह रही है ना, हमारे साथ मुस्लिम भी जुड़ा है, मुस्लिम भी जान गया है, इन लोगों की फितरतों को जान गया है, इस कांग्रेस की फितरत को जान गया है, वामपंथी विचारधारा को जान गया है कि इन्होंने देश में जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब के अलावा जीवन में, पूरे राजनीतिक जीवन में कुछ नहीं किया। हमारा जो नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करके चुनाव चूंकि स्थानीय है तो स्थानीय मुद्दों पर हम ज्यादा आएंगे। आरोप अजय भाई ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आपसे खिसक रहा है कांग्रेस से मुख्यतः, इसलिए आप इस चीज को बार बार लेकर आते हैं। भाजपा हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही। अजय भाई मेरे सम्मानित बड़े भाई हैं और वो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। किस तरीके से बातों को मैनिपुलेट करना है, मुझे लगता है कि इसका उनको महारत हासिल है और आपसे बेहतर। और भाजपा के कार्यालय में और संघ में यही सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है इन्होंने सारी किताबें और सारी क्लासेस बिल्कुल ईमानदारी से वहां पर करी हैं। तो लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आप ये बताइए कि जब भी कोई बात होती है, आप पत्रकार हैं, आप बहुत ही जिम्मेदार तरीके से पत्रकारिता करते हैं, आप देखिए उनके मैक्सिमम स्पीचेस उठा करके देख लीजिए। सोशल मीडिया इंटरनेट का दौर है, ये कितनी बात शहर को आगे बढ़ाने की करते हैं, कितनी विजनरी बात करते हैं, कितनी पॉलिसीज की बात करते हैं। प्रीपेड मीटर क्या मुद्दा है, बड़ा मुद्दा चुनाव? जी, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। आपने रीडिंग लेने से लेकर बिल बांटने तक का काम किसको दिया? अडानी की एक कंपनी को दिया। अडानी की कंपनी जब आ गई तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका जो था कर्मचारियों का, जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे या कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ करते थे, आज वो अडानी के कर्मचारी हैं और अडानी निश्चित तौर पर इसी तरीके से पूरे क्षेत्र के भीतर उनका कब्जा हो गया है। जी, तो मतलब भाजपा अगर चुनाव जीतती है, निकाय चुनाव, उसके बाद प्रीपेड मीटर लगाएगी? ऐसा बिल्कुल निश्चित तौर पर लगाएगी। जो मीटर प्रीपेड का मामला है या स्मार्ट मीटर इसको कहा जा रहा है, ये मुद्दा चुनावी बनता चला जा रहा है। हालांकि भाजपा पहले कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन अब उसकी खूबियां गिनाई जा रही हैं। आपका क्या मत है? नहीं, कोई खूबियां नहीं गिना रहा और कहीं ये मुद्दा है ही नहीं। जी, देखिए, प्रीपेड मीटर लगने की चर्चा हुई और जब लोगों ने विरोध किया कि प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, तो सरकार ने वापस ले लिया कि नहीं लगाएंगे। इसका कहाँ लिया? नहीं, बिल्कुल कहाँ लगा? 1 मीटर बता दीजिए कहीं लगा हो तो। मैं अभी बिल्कुल दीजिएगा, 1 मीटर कहीं लगा हो। पूछ लेता हूँ, प्रीपेड मीटर लाए थे लेकिन उसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और कहीं पर भी कोई एक प्रीपेड मीटर लगाया तो वो बताइए आप। चलिए, मैं इसके बाद आपको लाइव मीटर जहां लगे हुए हैं वो दिखा देता हूँ। जी, हर शहर में सरकारी विभागों में और जो नए मीटर लग रहे हैं उसकी शुरुआत हर शहर में हुई है। अडानी के मीटर आकर के गोदामों में पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे भाजपा का नारा था ना, घर घर मोदी, आज की डेट में इनका नारा बदल देना चाहिए। इनको कहना चाहिए घर घर अंबानी, घर घर अडानी। अच्छा, अब इनका रोल मॉडल, गवर्नेंस मॉडल ये हो चुका है। मोदी की जगह घर घर अडानी और घर घर अंबानी वाली पॉलिसी पे काम कर रही है। एक बात बताइए, जी,
कितनी हद हो गई है इस कांग्रेस पार्टी की। हाँ। और भाई हमारा छोटा भाई है जी कि अडानी को गाली दे रहे हैं, अंबानी को गाली दे रहे हैं। हाँ। ये उद्योग गाली नहीं, आलोचना है। आलोचना हाँ। भाई, ठीक है। ये कहाँ से आए और कब पैदा हुए? इनको मोदी जी ने पैदा किया। भाई अडानी अंबानी ये कब के हैं, कब के उद्योगपति हैं? और इस देश के अगर उद्योगपति अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं तो क्या बुराई है? रामदेव की बुराई करेंगे अगर 5,000 करोड़ की कंपनी बना के यहाँ का सामान यहाँ बेच रहे हैं तो इनको कोलगेट ज्यादा ठीक लगेगा। हद तो हो गई। सोरस को लेके जो आज अडानी का पुतला फूक रहे थे उसकी स्थिति क्या हुई? तो मैं वह कह रहा हूँ ना कि अगर उद्योगपति है आपके देश का, अगर वो काम कर रहा है, हम अमेरिकन कंपनी को दे दें, इटली की कंपनी को दे दें तो ये लोग खुश हो जाएंगे। और यहाँ अगर इंडियन कंपनी, अगर मैं कह रहा हूँ मीटर ही नहीं, रोड बनाने की, बिजली बनाने की, फैक्ट्री लगाने की, यहाँ सिडकुल लगा है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है ना। आज रुद्रपुर की जो स्थिति बदली है, तो अगर हमारे देश का काम करे तो इनको बुरा लगता है। अब ये इनकी आदत है कि सब विदेश से बुला के काम कराते थे। चलिए, जो देसी पूंजीपति हैं अगर उनसे वो काम ले रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बात अजय तिवारी जी ये भी कह रहे हैं कि जो किसान कानून बिल थे, तीनों कानून बिल मोदी जी ने वापस लिए जन दबाव में आंदोलन के तहत, और ऐसे प्रीपेड मीटर पे भी उन्होंने जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं होने दिया है। रुपेश जी, सबसे पहले मैं तिवारी जी ने जिस बात को कहा कि वो किसान बिल वापस लिए, लेकिन आज भी हम देखें वो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की बात थी, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकरी, इसीलिए वो किसान इतने दिन से सड़कों पर बैठे हैं। डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि आप किसानों की समस्या को हल करने की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। किसान ही प्रीपेड मीटर का सबसे पहले विरोध कर रहे थे। किसानों को सबसे पीछे का तबका कहा जाता है, लेकिन उस प्रीपेड मीटर का, बिजली के निजीकरण का अगर विरोध किया था तो सबसे पहले किसानों ने किया था, और उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मसला ये आ रहा है ना कि अगर वो देसी पूंजीपति को या भारतीय पूंजीपति को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? वो दूसरा आरोप यह है कि कांग्रेस अभी तक जो है बाहर से आयातित करती रही है पूंजीपतियों को, उनका निवेश कराती रही है। देखिए, निश्चित तौर पर किसी पूंजीपति को बढ़ाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है कि भारतीय पूंजीपति आगे बढ़े, लेकिन पूंजीपतियों को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो जन पक्षधर नीतियों को भी आपको आगे लाना पड़ेगा। एमआरपी पूंजीपतियों का मामला है और एमएसपी किसान का मामला है, वो जनता से जुड़ा हुआ मामला है, आप उसको क्यों नहीं करेंगे? पहले आपने कहा सिडकुल की बात, तो सिडकुल लगाने वाला इस क्षेत्र में नरेंद्र तिवारी थे, और उसके बाद कंपनियां बढ़ने की जगह कितनी कंपनियां बंद हो गई है इसका आकलन करना चाहिए। जो कंपनियां चल रही हैं उनके कर्मचारी निरंतर सड़कों पर धरने दे रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देसी उद्योगपति आगे बढ़े, हमें कोई समस्या नहीं है। आप देखिए जो औद्योगिक घराने हैं उनको बिल्डअप होने में, फिर आप अडानी और अंबानी का क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं उस पे भारतीय तो है, मैं उस पे आ रहा हूँ। ऐसा है, अगर उद्योगपति एक दर से आगे बढ़ते हैं, कई दशक लग जाते हैं औद्योगिक घराना डेवलप होने में, पहले वो उद्योगपति थे, अब वो प्रधानमंत्री जी के चहेते मित्र हैं जो हजारों गुना जिनकी 5 साल में बढ़ गई। और मैं इसको बात को आगे बढ़ाते हुए कहूं, आपने कहा कि विदेशी कंपनियों की बात करते हैं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि एफडीआई पहले कितना था और इस सरकार के आने के बाद कितना हो गया? एफडीआई पहले जो है कांग्रेस बात करती थी, एफडीआई की तो भाजपा विरोध करती थी 49% पर, लेकिन अब तो एफडीआई जो है वो 100% एफडीआई लागू हो गया। बिल्कुल, जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में एफडीआई आई तो उसके बाद देश बदला ना। बिल्कुल, हम सत्ता में नहीं थे, हमको जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि आदमी के जब सामने आता है विषय तो लगता है उसको कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बिल्कुल एफडीआई जरूरी थी, और आज जो भारत का नाम हम आगे गया, एफडीआई जरूरी है। तो जब कांग्रेस ये कहती थी कि 49% रखा जाए तो आप लोग तब तो विरोध करते थे, तब आप वामपंथियों के साथ खड़े होते थे, जिन वामपंथियों की आज आप बुराई कर रहे हैं। भाई हमें बिल्कुल हमें एहसास हुआ होगा बाद में कि वो जरूरी है। अच्छा, तो उसको लागू इसीलिए 100% कर दिया गया है। बिल्कुल कि कर दिया। विदेशी निवेश आए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, निवेश ही नहीं आए। उसके अलावा आज हम देखिए, चुनाव तो नगर निगम का है, अब हम राष्ट्रीय पे चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा इसके बाद। मैं आपको बताऊं, जो एफडीआई आई आज उसी की देन है कि हमारे देश से रक्षा और इस टाइप के सब एक्सपोर्ट होने लगे। और एक चीज और, भाई मेरे कह रहे थे कि एनडी तिवारी ने सिडकुल लगाया, तो सिडकुल लगाने में भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छूट दी, वो प्लानिंग की, और तिवारी जी का भी योगदान रहा। भाई तिवारी जी बहुत अच्छे नेता थे। आज दूसरे टर्म की सरकार आपकी प्रदेश में काम कर रही है, कितनी कंपनियां आज यहाँ रजिस्टर्ड और कितनी कंपनियां वर्कआउट कर रही हैं? क्या इसका कोई आपके पास लेखा शुरू में मेरा ये मानना है, जो मेरे को जितनी जानकारी है मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे वेंडर कुछ आए थे शुरू में छूट का लाभ लेने, जैसे भास्कर जनरेटर और इस टाइप से जो छोटे छोटे थे, वो तो अपना लाभ लेके चले गए, लेकिन टाटा, अशोका, नेस्ले
महिंद्रा, बजाज, इनके वेंडर और फैक्ट्रियां मूलतः यही हैं चलिए। और यही हैं। मैं पूछता हूँ, सारी बड़ी कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं, वो रनिंग पोजीशन में हैं। आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं कि सिडकुल में जी। कंपनियां जा रही हैं सिडकुल जी, छोड़कर। ठीक बात कही तिवारी जी ने कि भास्कर सबसे पहले बंद होने वाली कंपनी थी और 2007 में एक बड़ी औद्योगिक हड़ताल भी मजदूरों ने इसीलिए करी थी कि आप यहाँ से मुनाफा कमा के तो ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो परमानेंट कर्मचारी थे आप उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसे ही आज हड़ताल पे डॉल्फिन के कर्मचारी बैठे हैं, आज हड़ताल पे वोल्टास के कर्मचारी भी सड़क पे हैं। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आप जो जनता के सवाल हैं, जो मजदूरों के सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको हल करने की ओर क्यों नहीं बढ़ रही है? जी, हम जब उद्योगपतियों की सरकार कहते हैं और लोगों की बात करते हैं तो ये सरकार आम आदमी की सरकार ही नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अंडरपास या फिर जो ओवरब्रिज बनना था अशोका के आगे से, वो क्यों पेंडिंग हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि कुछ उद्योगपति नहीं चाहते। प्रस्तावित है उसका, तो उसपे तो नारियल भी फूट चुके हैं कई सारे। भाई साहब आप बताइए, काम चल रहा है। वहाँ बढ़िया काम चल रहा है भाई। कुछ लोगों का उसमें बिल्कुल विरोध, मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष है, विरोध हुआ, बैठ के समझाया गया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नया बाईपास बन रहा है तो अंडरपास की क्या जरूरत है, ये हुआ नहीं बन जाने। पार्टी के कई सारे लोग कह रहे थे। हाँ बिल्कुल हो रहा था, लेकिन बैठ के हुआ, हमारी ही पार्टी के तो नेता जाके उसको समझा लिया गया। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि भाई साहब का पहले और कि भाई साहब ने जो बात कही, जो काम चल रहा है, मुझे लगता है कि भाई साहब और हम दोनों इकट्ठे जाके अगर वहाँ चाय पियेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या काम चल रहा है। और आपने कहा नारियल फूट रहे हैं, तो आपको पता है मतकोटा गदरपुर मार्ग के लिए अलग अलग बार कितनी बार नारियल फूट चुके हैं और कितनी बार मिठाई बढ़ चुकी है। जो नेता आता है, सांसद साहब अलग फोड़ते हैं, विधायक जी अलग फोड़ते हैं, जो संगठन के लोग अलग फोड़ते हैं। कितनी बार फूट गई है? मटकोटा मोड़ से लेकर दिनेशपुर होते हुए आगे गदरपुर तक। दो बातें हैं। एक बहन कह रही थी कि 2007 में तो तिवारी जी की सरकार थी जब ये हड़ताल और धरना हो रहा था। दूसरी बात, 7 फरवरी में तो चुनाव हुए थे। हाँ, लेकिन उससे पहले ही भाजपा की सरकार आ गई। सुनिए ना, लेकिन तब जब हड़ताल हुई थी तब तिवारी जी की सरकार थी। दूसरी बात, जो मटकोटा वाली बात कर रहे हैं, 2012 से 17 तक थी और आपको पता है कि उसपे इतना बड़ा घोटाला हुआ कि 12 करोड़ की जगह 80 करोड़ में वो रोड बनी। कांग्रेस की सरकार थी और उसकी जांच के चक्कर में 12 करोड़ की जगह अगर 80 करोड़ लग गए तो 17 के बाद तो आपकी सरकार अभी तक है ना? भाई क्यों नहीं जांच? नहीं, जांच हो गई ना उसमें। कब होगी जांच? हुई, उसमें सस्पेंड हुए। आज 8 साल होने वाले हैं ना। बिल्कुल सिडकुल 8 साल में का। अरे मैं नहीं, जांच हुई, इसलिए वो रोड पीडब्ल्यूडी को नहीं ट्रांसफर हो पा रही थी, सिडकुल में थी और सिडकुल के जीएम सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए। अच्छा, ऐसा नहीं कि जांच नहीं हुआ। जांच हो रही है और जांच के कारण शायद सड़क नहीं पड़ पा रही। 8 साल में जांच नहीं कर पाए, जिसने भ्रष्टाचार किया उसको जेल नहीं भेज पाए, जब 3-3, 4-4 इंजन इनके पास हैं। पहली बात। और एक बात के लिए मैं आभार व्यक्त करना बड़े भाई का भूल गया कि कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक का आपने परिचय दिया और ये स्वीकार किया कि जब एफडीआई का विरोध भाजपा करती थी तो वो गलत करती थी। मैं इसके लिए आभारी व्यक्त करता हूं भाई साहब का बहुत। अजय तिवारी जी की खासियत है कि वो अपनी चीजों को कम से कम स्वीकार करते हैं। अगर पार्टी, क्योंकि ठीक है राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो अंतर्विरोध होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए और जो गलतियां हो रही हैं वो सुधार के लिए होनी चाहिए। क्या नजूल का मुद्दा भी इस चुनाव में, खासतौर पर रुद्रपुर में, रंग लाने वाला है? निश्चित तौर पर लाएगा। आप देखिए कि नजूल को लेकर पिछले मेयर साहब ने कहा था कि मैं इतने समय तक कुर्सी पे तब तक नहीं बैठूंगा, मेयर की कुर्सी पे, जब तक लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा। लेकिन आपने चंद लोगों को पट्टे बांटे और उन पट्टों की जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो गरीब आदमी उस रजिस्ट्री को नहीं करा पाया क्योंकि उसकी स्टाम्प ड्यूटी इतनी अधिक थी कि वो बिना पट्टों की रजिस्ट्री हुए आज भी वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर नजूल की बात करी जाए तो अगर एक सवाल है मेरा आपके माध्यम से पूरे प्रत्येक रुद्रपुर वासी को और प्रत्येक उत्तराखंडी को, क्या 10 साल में, 8 साल में 3-3 इंजन होने के बावजूद जो राजनीतिक दल अगर एक समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो क्या उसको पुनः अवसर दिए जाने की आवश्यकता है? ये बड़ा सवाल है। अब वो तो कह रहे हैं ना कि नजूल नीति पे पट्टे दिए जा रहे हैं और जो रजिस्ट्री वाला मसला है या स्टाम्प ड्यूटी वाला, उसको आगे सॉल्व किया जाएगा। ये पता किस तरीके का मॉडल है कि पहले किसी की टांग तोड़ दी जाए, उसके बाद उसको छड़ी दे दी जाएगी, इसको लेके चलो आप। चलिए, एक तरीके से लॉलीपॉप दे रहे हैं आप नजूल के मुद्दे पर। 10 साल सरकार सुमित्र भाई की पार्टी की रही और हम अपनी सरकार का भी बता दें, इन्होंने क्या किया नजूल पे। किसी को पट्टा भी नहीं दे पाए ना। हमने आज 3000 लोगों को यहाँ पट्टा दिया। हमारी सरकार 2007 से 12 तक रही। मालिकाना हक किसी एक को भी नहीं मिला है अभी। नहीं, पट्टा जब दे दिया तो मालिकाना हक ही है। 90,000 कहाँ से लाएगा आदमी स्टाम्प शुल्क देने के लिए? उसकी भी चर्चा हो रही है। 1.5 साल से चर्चा हो रही है सर। नहीं, देखिए हमारी सरकार ने गुलर भोज पे अध्यादेश लेके, कम से कम भाजपा सरकार की है ना वो, कि अध्यादेश लाके गुलर भोज बचाया। आज इनको पट्टा दिया। इन्होंने एक किसी
मोहल्ले को पट्टा दिया हो अपनी 10 साल की सरकार में, उसमें एक दिक्कत जैसे कुछ लोगों को है कि रजिस्ट्री वगैरह को लेके, तो उसकी भी चर्चा चल रही है कि भाई वो जो 90,000 देना है वो कैसे फ्री किया जाए। जी, उम्मीद एक जिंदा शब्द है, इसीलिए और इस उम्मीद के साथ रुद्रपुर की जनता लगातार, कभी वो मेयर के चुनाव पे इस सवाल पे बोलती है कि आप उनको मालिकाना हक देंगे, लेकिन पिछला सांसद का चुनाव भी बीत गया, उससे पहले विधानसभा का चुनाव भी बीता, मेयर का चुनाव भी बीता, और आज आप तीसरा टर्म आप फिर लड़ने की बात कर रहे हैं, और इसी बात पे कि लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन वो मालिकाना हक का लॉलीपॉप बहुत समय से जनता देख रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं मीटर नहीं लगेगा, एक तरफ अडानी के मीटरों से गोदाम भरे पड़े हैं, और एक तरफ इन्होंने कहा कि मीटर कहीं नहीं लगा है। मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। अभी अगर मैं मीटर नहीं दिखा पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी कहाँ पर लगे हुए हैं बता दीजिए। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मीटर नहीं लगे हुए हैं। शुरुआत सब जगह हुई है। वो तो सुनिए, अब जैसे सुनिए सुमित्र भाई, सुनिए सुमित्र भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ओमेक्स है, हमारे यहाँ ओमेक्स है मेट्रोपोलिस में, कह के लोग जा रहे हैं कि हमारे यहाँ लगाओ। अच्छा, लगाओ। हमारे ओमेक्स में एक क्या खूबी देखते हैं आप? खूबी, मैं अजय तिवारी से कहूँ पर्सनल, अगर पार्टी का एजेंडा छोड़ भी दें तो क्या खूबियां देखते हैं? मुझे उनको ये लगता है कि जैसे हमारे यहाँ 7 रुपया 8 रुपए यूनिट है बिजली, उनको लगता है कि सरकार से हमें 450 रुपए में, और 200 यूनिट तक का अलग रेट है, 300 यूनिट का अलग रेट है, और ओमेक्स और मेट्रोपोलिस में एक ही मीटर लगा है कमर्शियल, वहाँ 7.5 रुपया यूनिट जाता है, तो इसलिए भी चाह रहे हैं लोग लगवाने के लिए। तो जो अगर मान लीजिए कि कोई सुविधा है, भाई आप विरोध कर रहे हैं, एक मोहल्ला विरोध कर रहा है, एक वो कर रहा है, तो नहीं लगेगा, लेकिन कोई मांगेगा तो लगवाए। जो मांगेगा उसको लिया जाएगा। और फिर ये कह रहे हैं कि रेट कम हो सकता है उसका, 200 यूनिट तक अलग रेट है, 300 तक अलग है, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? 100 यूनिट के बाद अगर मैं देखूं, तिवारी जी भी इसी समाज के अंदर रहते हैं, तो 100 यूनिट के बाद उसको रेट को बढ़ता है, और ये क्या गारंटी है कि आप प्रीपेड मीटर लगा देंगे तो 4 रुपए यूनिट पे ही बिजली का बिल जाएगा? अगर ये गारंटी है तो जनता लगवाने को तैयार है, लेकिन जनता विरोध इसीलिए कर रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर हमेशा जनता का गला घोटने वाला होता है। निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, और चूंकि निजी हाथों में बिजली चली जाएगी और वो आपत्तिजनक है। अच्छा भैया, सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और है भी। अगर अब मैं बहन की ही बात करूं तो बिजली विभाग सरकारी है कि नहीं है? ये लाइन, केबल, मीटर कौन लगाता है? ये कोई ना कोई ठेकेदार ही तो लगाते हैं। भाई प्राइवेट लोगों से बिजली का बिल समय पे नहीं आ रहा था, तो उसके लिए प्राइवेट लोग आउटसोर्स पे आदमी रखे जा रहे हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा कि भाई रोड कौन बनाता है? रोड सरकार की है, बनाता ठेकेदार है। तो अब ठेका दे दिया किसी कंपनी को, काम करने का दे दिया, तो उसमें सरकारी कहाँ और प्राइवेट का क्या? चलिए अमन जी, आपको इसके अलावा और कौन सा मुद्दा नजर आता है? पार्किंग की व्यवस्था है, और सड़क नाली, ये व्यवस्था, ये तो है ही है बड़ा सवाल। और इस क्षेत्र के भीतर अगर हम कहें कि आपने अगर पीछे से कूड़े का जो पहाड़ हटाया है, ठीक है, ही पहाड़ BHEL फैक्ट्री के बगल में 15 एकड़ में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। आप शहर के भीतर ही उसे क्यों लगाएंगे आप कूड़े के पहाड़ को? जैसे अमन जी ने कहा कि पार्किंग का मसला है, कूड़े का पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, सड़कें, नाली, खरंजा, निकासी, ये मुद्दा है। इसके अलावा और क्या बड़ा मुद्दा? निकासी, जल भराव, जैसे आपने बात करी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर अभी बगल में हम झील बनी है, झील के बगल में खड़े हैं। आप बताइए कि ये सारा काम कब हुआ? जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, तिलकराज भेड़ जी यहाँ मंत्री थे। जो 2-3 सवाल अभी आए हैं कि पार्किंग का मसला है, कूड़े का पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और जो है उसमें सड़कों का मसला है, निकासी का मुद्दा है, ये स्थानीय मुद्दे आए हैं। इसके अलावा जो ठोस मुद्दे हैं, या आपका अपना एजेंडा क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से जो पार्किंग भी कोई बिल्कुल, देखिए शहर बढ़ा, अभी भाई कह रहे थे बेहड़ जी के समय और तिवारी जी के समय, तब यहाँ वोट 50,000 60,000 होता था, आज 2 लाख वोट हो गए। हमारे यहाँ रोडें बनी, जो जीवन में कभी रोड नहीं बन पाई वो बन पाई। आप अगर कूड़े की बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ प्लांट लगा रहे हैं 15 एकड़ जमीन में कि कूड़ा हरदम के लिए खत्म हो जाए, जो रोज कूड़ा खत्म हो वो रोज का वहाँ निस्तारण हो जाए, तो उसमें क्या बुराई? उसमें विरोध के लिए विरोध करना है। और आप बात कह रहे थे सरकार की, तो एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि आज देहरादून में आदमी 4 घंटे में पहुंच जा रहा है, दिल्ली 3.5 घंटे में पहुंच जा रहा है, तो ये विकास नहीं है क्या? आज पिथौरागढ़ आदमी 4 घंटे में पहुंच जा रहा है। पूछ लेता हूं भाई, आप विपक्ष में सिर्फ विरोध ही क्यों कर रहे हैं? वो भी प्राइवेटाइजेशन है। आप पहले रोड टैक्स देते हैं हम जब गाड़ी खरीदते हैं,
अच्छा हैं। पहले हम गाड़ी खरीदते वक्त टैक्स देते हैं, चलिए। फिर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त टैक्स देते हैं। इस सरकार की उपलब्धि यह है कि इन्होंने निजीकरण कराने की शुरुआत तो कांग्रेस से हुई ना। मैं आपको बता रहा अमन हूँ जी से पूछ लेता हूँ। अमन जी, कहाँ किसने शुरुआत की बताइए। जी, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की सरकार थी 90 के दौर में, जी। जब देश में FDI आया, प्राइवेटाइजेशन आया, लेकिन उसको बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हम देखें कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन बैंकों को भी आज प्राइवेट सेक्टर की ओर धकेलने की और उस राष्ट्रीयकरण को खत्म किया गया। उधार इतनी है कि कृषि कानून वापस लेने के लिए 1000 लोगों को शहादत देनी पड़ी जी। और आप कह रहे थे कि ये सब वो है आपका सरकारी है लाइन। हाँ। उधार इतनी है और इनके उधार इतने हैं प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये पहले टैक्स पेयर के पैसे से सारा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर उसको घाटे में दिखा करके अपने मित्र अडानी को दे देते हैं। इसका और उदाहरण बताऊं, इतनी उधार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि टैक्स पेयर के पैसों से मेडिकल कॉलेज बना ताकि आम बच्चे, गरीब के बच्चे को सरकारी सीट मिल सके और उसको भी अधिकार होना चाहिए, उसको भी सपना देखने का अधिकार है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उसको भी निजी हाथों में दे दिया। अब इनकी उदारता के लिए तो मैं क्या तारीफ करूं। चलिए, निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। मेडिकल, अब पता नहीं, इनसे पूछे सुमित भाई से कि कौन सा मेडिकल कॉलेज निजी हाथों में दे दिया। एक आरोप ये अजय भाई, हमारे यहाँ अभी एक और नया बनाने जा रहा है। काफी वक्त हो रहा है, मैं इसको एक अंतिम बात ये निकल कर आ रही थी। ऐसा है ना, है क्या, सुमित मित्र भाई और दीदी हैं, ये सब लोग, एक मैंने विषय देखा जी कि जनता हमारे साथ है। अभी कह रहे थे ना कि टैक्स से हम रोड पे टैक्स देते हैं तो रोड पे जा रहे हैं। जनता को ये भी एहसास है कि बगैर टैक्स के 8 घंटा हमारी गाड़ी चलती थी तो उसका डीजल पेट्रोल खत्म होता था, आज 3.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो जनता ये टैक्स के पैसे वसूल हो जा रहे हैं, उससे ज्यादा वसूल कर ले रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, चलिए, अब एक आखिरी मसला जो उठा रहे थे, अमन जी ने भी उठाया, सुमित्र भाई ने भी उठाया कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, अब 2 ही दिन बचे हैं प्रचार के, तीसरा दिन खाली रहेगा और फिर 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे और आप अपने असली एजेंडे पे आ जाएंगे और सीधे सीधे अब हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, ऐसी आशंका इन्होंने व्यक्त की। अरे भाई साहब, हमें नहीं करना है, न कभी किया है। ये अपना देखते हुए इनका एक वोट बैंक इन्होंने पहले कांग्रेस को, मुसलमानों को डरा डरा के कि भाजपा वाले काट लेंगे। हाँ। मुसलमानों ने मोदी जी को भी 3 बार देख लिया, योगी जी को भी 2 बार देख लिया। उनको लगा कि इससे अच्छी सरकार तो कोई है ही नहीं। तो अब मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं? क्यों डरा रहे हैं? ठीक है, जब भाजपा से जुड़ रहे हैं। एजेंडा और काम भाजपा का है। हमने कहा कि किसी पतीलों को बंद कर देंगे, हमने कहा टोपी वालों को भगा देंगे। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। हम तो कहते हैं कि संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। इनके सबसे बड़े नेता से लेकर के आम कार्यकर्ता के पास जब कोई एजेंडा नहीं बचता तो एकमात्र एजेंडा इनका यही होता है। इतिहास गवाह है, लेकिन अब इनका पापों का घड़ा भर चुका है। अब दोबारा ऐसा नहीं होने वाला। अमन जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर बहुत शॉर्ट में? निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के इशू को ये पीछे छोड़कर और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर टोपी और पतीलों की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर ये इस क्षेत्र के भीतर जो गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसकी जो एकता, अखंडता, शांति है, उसको तबाह करने की ओर बढ़ रहे हैं। हो रहा है, मैं आखिरी कमेंट कि आप जीत रहे हैं, जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं अजय भाई? बिल्कुल आश्वस्त है। हमारा काम है, हमारा संगठन है, पिछले 5 साल का काम है प्रदेश का। हमारी बिल्कुल 3 इंजन वाली सरकार है और काम देखा है लोगों ने और एक तरफा जीत रहे हैं। अब कहने को कुछ भी कहते रहे, वो विकास के आधार पर जीत रहे हैं, काम के आधार पर। आप किस आधार पर जीत रहे हैं? हम इनके पापों का प्रायश्चित जनता करने जा रही है, इनको पापों का दंड देने जा रही है। भली भर्ती घोटाला हो, निजीकरण हो, भ्रष्टाचार हो, इस प्रदेश में हर सारी सीमाएं पार हो गई हैं और अब ना ये रोजगार दे पाए, ना जनता को सुविधाएं दे पाए। और सरकारें जो होती है वो सर्विस प्रोवाइडर होती है और जब एक सर्विस प्रोवाइडर ठीक सर्विस नहीं दे पाता है तो जनता दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ देखती है और उम्मीदों से देखती है। तो इस समय कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से पूरा शहर और पूरा प्रदेश देख रहा है। आप एक सिविल सोसाइटी के नागरिक होने के नाते आप क्या महसूस कर रही हैं? जी, हम निश्चित तौर पर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि संविधान और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो उसकी खूबसूरती इस क्षेत्र के भीतर बची रहनी चाहिए। इसलिए हम लोग इस सवाल को कह रहे हैं कि जो इस सबको बचाने की बात करेगा, जनता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।